गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 सोशल साइंस में अपना जो चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। यानी हमारी जो लोकतंत्र है उसकी सफलता किस प्रकार से हो सकती है और उसके लिए क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने लोकतंत्र जो है उसके गुण और दोषों के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, क्या हमें सिखाता है और क्या इसमें दोष है, वो चीजें भी अपन ने इसमें देखी थी। आज हम देखते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। बेटा सबके पास आवाज आ रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट। कोई भी शासन प्रणाली, अभी अपन बात कर रहे हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए जिससे हमारा लोकतंत्र सफल हो सके, यानी उसको सफल बनाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उससे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली हो विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक, यानी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां होती है उनमें ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। प्रतिकूल यानी उसके विपरीत अगर परिस्थितियां होती है तो उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, यानी वो नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो यही चीज है कि लोकतंत्र भी तभी सफल होगा जब उसके अनुकूल परिस्थितियां होगी। ये बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन जो देश थे अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध जैसे अपना समाप्त हुआ उसके बाद में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया गया, किंतु बहुत सारे देशों में क्या हुआ, उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, तो वहां पर क्या हुआ, लोकतंत्र का पतन हो गया। और उस लोकतंत्र के पतन होने के बाद में वहां पर क्या हुआ, अधिनायकवाद यानी कुछ विशेष लोगों ने क्या किया, उस क्षेत्र पर अधिकार किया और वहां पर शासक बनकर राज करने लगे। किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हुई और उसका स्थान किसने ले लिया, अधिनायकवाद ने, यानी दूसरे ने उसके ऊपर अधिकार करना। जो संपन्न वर्ग था उस संपन्न वर्ग ने क्या कर लिया, उसके ऊपर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अभी वर्तमान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है महाद्वीपों में अनेक देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक जो शासन था उसका क्या हो गया, पतन हुआ। क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जो अपन बात कर रहे हैं वो परिस्थितियों का अभाव था, उसके अनुकूल वहाँ की स्थितियां नहीं थी, जिसके कारण वहां पर लोकतंत्र का पतन हुआ। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोकतंत्र को सफल बना सकती है, तो सबसे पहली परिस्थिति में अपन बात करते हैं कि शांति और व्यवस्था। प्रत्येक देश में शांति व्यवस्था होगी तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। तो पहला अपना जो पॉइंट है वो क्या है, शांति व्यवस्था की स्थापना सभी देशों के अंतर्गत। तो आए दिन उपद्रव होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, प्रशासन केवल उन्हीं को नियंत्रण करने में लगा रहेगा, बाकी डेवलपमेंट से संबंधित, विकास से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो, बाह्य जो युद्ध और भारी आक्रमण का भय भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो उनमें ही लगा रहता है। ऐसी स्थिति में सत्ता का क्या होगा, विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता, व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन, भारी आक्रमण, कई बार अपने आंतरिक भाग में अपन देखते हैं कि सरकार के आंतरिक, अपने देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं, तो उस व्यवस्था में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, बहुत सारी चीजें उनके दाम बढ़ जाते हैं। किसके कारण, क्योंकि समय पर वो पहुंच नहीं पाती है। तो सरकार राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए क्या करती है, सत्ता का केंद्रीकरण करती है, संपूर्ण शक्तियों को एक ही हाथ में ले लेती है। विकेंद्रीकरण में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक क्या कर दी जाती है, पाबंदियां लगा दी जाती है। क्योंकि ऐसी जब आंदोलन होंगे, बाह्य आक्रमण होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को इसके ऊपर नियंत्रण लेना आवश्यक होता है। इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो लोकतंत्र है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग क्या होता है, धीरे धीरे खुल जाता है और लोकतंत्र में। आवाज नहीं आ रही है बेटा सभी के पास? किस किस के पास नहीं आ रही है? एक मिनट रुको। अब आ जाएगी बेटा, नेट की प्रॉब्लम हो रही है। अभी आ रही है बेटा आवाज सबके पास? तो अपना जो पहला पॉइंट है बेटा वो शांति व्यवस्था। किसी भी देश में लोकतांत्रिक सफलता के लिए शांति और व्यवस्था का होना अति अनिवार्य है, क्यों शांति व्यवस्था होगी तभी जाकर
उस देश का लोकतंत्र सफल होगा। दूसरी है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अपने देश की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी होनी चाहिए? मजबूत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही हो, यानी अपने यहाँ पर क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट हो रहे हो, लोगों के रोजगार छिन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी नहीं चल पाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो जाती है? लड़खड़ा जाती है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में क्या हुआ, लोकतंत्र समाप्त हो गया और तानाशाही राज स्टार्ट हो गया। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक व्यवस्था पूर्वी यूरोप में आर्थिक व्यवस्था के कारण वहां के देशों में क्या हुआ, लोकतंत्र का धीरे धीरे अंत हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। विशेष रूप से एक समाज की स्थापना हो गई जिनका विशेष पूंजीपति जो वर्ग था, उस पूंजीपति वर्ग ने क्या कर लिया, उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण क्या था? उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का गड़बड़ा जाना, आर्थिक अर्थव्यवस्था का बिगड़ जाना। वही उसका लैटिन अमेरिका में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की असफलता का एक कारण बताइए, तो उसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था का बिगड़ना ये महत्वपूर्ण कारक था। अनेक अफ्रीको और एशियाई राज्य ऐसे भी है जिनमें ये संकट से जूझ रहे हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था लगातार धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पतन की ओर अग्रसर हो रही है, जिसके कारण वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी नष्ट होती जा रही है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता का अर्थ जानते हैं? हाँ बेटा, दोबारा एक बार देख। हम बात कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अपन जानते ही हैं। यानी हमारे देश में अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, सरकार के पास इनकम का सोर्स होगा, तभी जाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि विकास के कार्य कब कर पाएंगे, जब देश गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे। तो पूंजीपति गवर्नमेंट के पास इनकम के जो सोर्स है वो यथावत बने रहना आवश्यक है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनमें पूंजी का अभाव हो जाता है, और पूंजी के अभाव में क्या होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, जिसके कारण वहां पर लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था का शब्द किससे जुड़ा होता है? पैसे से। यानी देश में जो इनकम का जो सोर्स है, उस इनकम के सोर्स का बना रहना आवश्यक है। अगर हमारा देश की इनकम के सोर्स अगर धीरे धीरे नष्ट होंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, धीरे धीरे लड़खड़ाने लगेगी। लड़खड़ाने का मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अर्थव्यवस्था के कारण वहां के देशों में, अब ये बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब विश्व युद्ध जब होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, चाहे पूंजीपति हो चाहे गरीब देश हो, सभी के साथ क्या होता है, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हथियार खरीदने के लिए इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैसों की। और उस दौरान उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो उस अर्थव्यवस्था के बिगड़ने पर वो क्या होता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब जो पूंजीपति व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, सरकार को क्या करेंगे, इस प्रकार से पैसे देंगे, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सरकार पर अपना रोप दिखाना या अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे सरकार को हथियार लेते। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंत हुआ और साम्यवादी जो शासन व्यवस्था, यानी एक विशेष वर्ग की शासन व्यवस्था वहां पर स्थापित हो गई। आधुनिक काल में लैटिन अमेरिका, आधुनिक काल का वर्तमान समय में जो लैटिन अमेरिका है, वहां पर भी क्या हुआ, राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण क्या था, उस राज्य या उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का बिगड़ना। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर लोकतंत्र समाप्त हुआ, समाप्ति की ओर या पतन की ओर चल रहा है। अनेक अफ्रीका में और एशिया के बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर आज आर्थिक स्थिति से वो अपने संकट से जूझ रहे हैं। यानी उनके पास क्या है, अपने राज्य अपने देश के विकास के लिए जो फंड होता है वो फंड नहीं है। इसलिए उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होती जा रही है, धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी है। उस अर्थव्यवस्था का बना रहना आवश्यक है लोकतंत्र की सफलता के लिए। ओके बेटा, अब बात करते हैं आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता यानी जो अपने गरीब अमीर का जो भेदभाव है, उस भेदभाव को दूर करना, ये आर्थिक समानता है। तो लोकतंत्र का सफल संचालन तभी होगा जब सरकार द्वारा गरीब अमीर का जो भेदभाव है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार प्रदान करे। तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो गई हो, लेकिन लोगों में जो आर्थिक
भेदभाव जो पाया जाता है वो आर्थिक भेदभाव यथावत बना रहेगा, तो तब तक अपना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अपितु ये भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी और अमीरी के बीच जो चौड़ी खाई है, जो भेदभाव है, उस भेदभाव या जो ज्यादा अमीर जो व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति, दोनों के मध्य की जो खाई, यानी जो एक तरह से अपन बोल सकते हैं दोनों के मध्य एक गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है, तो ये जो खाई है इसको मिटाना अनिवार्य है। ये मिटेगी तभी जाकर क्या होगा, सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। ये तभी संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में क्या होगा, मध्यम वर्ग मौजूद हो। मध्यम वर्ग कौन आता है, जो अमीर और गरीब के बीच वाला जो वर्ग है, तो मध्यम वर्ग ज्यादा होगा। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से क्या हो सकता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति कभी गरीब को ऊपर आने नहीं देते, तो इस दौरान इनके मध्य क्या होता है, संघर्ष चला रहता है। इस संघर्ष को रोकने के लिए मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आर्थिक समानता यानी गरीबी अमीरी का भेदभाव जो है उसको मिटाना आवश्यक है लोकतंत्र की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की स्थापना, सभी के साथ समानता का व्यवहार। तो सभी के साथ समानता का व्यवहार भी आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर क्या हो, भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। सभी कानून व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाते हैं, और उन्हें न्यायालय भी क्या होता है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी है, हमारी न्यायपालिका है, वो सभी को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है समानता का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है, तो उनके बीच किसी भी प्रकार की भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है। और इससे क्या होगा, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी, यानी सभी व्यक्ति मिलजुल कर एक स्थान पर अच्छी तरह से निवास कर पाएंगे, और उस दौरान सामाजिक न्याय की स्थापना भी हो पाएगी। शिक्षित और जागरूक मतदाता, शिक्षित और जागरूक मतदाता होगा तो क्या होगा, वो लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में मेन जो मुख्य शक्ति प्राप्त है वो जनता को है। अब मतदाता जागरूक होगा, शिक्षित होगा, तो उससे क्या होगा, वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर सत्ता में भेजेगा जो अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सके। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना बहुत आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को, इसकी प्रक्रियाओं को समझने में क्या होती है। अब एक निरक्षर व्यक्ति जो होता है वो कई बार इस परिस्थितियों को समझ नहीं पाता, और वो उसको जिसको वोट देना होता है वो उसको फिक्स होता है। लेकिन एक शिक्षित जो जागरूक मतदाता होता है वो क्या होता है, सारी चीजों को सोच समझ कर क्या होता है, एक अच्छे व्यक्ति को क्या करता है, अपना मतदान करता है, और अपने वोट का फायदा, यानी ऐसे व्यक्ति को मतदान करेगा जो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है, तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी सरकार कई बार जनता जागरूक होगी तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यों का विरोध करने में भी वो समर्थ होती है। सरकार कई बार ऐसे कानून बना देती है जो अपने हित में नहीं होते, तो अगर जनता उन चीजों के बारे में जानती है तो वो उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। कई बार धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से क्या करती है, सरकार का विरोध भी कर सकती है जनता। जनमत का निर्माण, यानी जनता का जो मत है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, जनमत ही सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि प्रेस, प्रेस का मतलब जो पत्रकारिता है, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकारें क्या होती है अपनी मर्जी से इनको, तो इनके ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तभी जाकर क्या होगा, ये निष्पक्ष न्यूज जनता तक पहुंचा पाएंगे। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं, तब नागरिक क्या होता है, संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यों की आलोचना करने में क्या होते हैं, सफल हो पाते हैं। कई बार व्यक्ति इसका विरोध करते हैं, लेकिन अगर मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होगा तो मीडिया क्या होगा, जैसे सरकार कहती है वैसे ही उन चीजों को जनता के सामने नहीं लाता है। तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है, और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र क्या होता है, सफलतापूर्वक कार्य करता रहता है। नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र, नागरिकों में प्रत्येक नागरिक के अंतर्गत नैतिकता यानी व्यवहारिक और राष्ट्रीय चरित्र यानी देश के प्रति क्या होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, देश के प्रति त्याग की भावना होनी चाहिए। जब किसी समाज में नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है, यानी वो क्या होता है, व्यवहारिक दृष्टि से और देश के प्रति क्या होता है, सचेत रहता है, तो वहां लोकतंत्र की सफलता की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का क्या करता है, उचित प्रयोग करते हैं। ये सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं। साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता यानी प्रेम व्यवहार से, उदारता यानी
समानता के साथ, सहानुभूति के साथ सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करता रहता है। एक दूसरे व्यक्ति के साथ क्या होती है, नैतिकता बनी रहती है। अब एक व्यक्ति में अगर नैतिकता नहीं होगी तो दूसरा व्यक्ति भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा फिर। तो सभी व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना होनी चाहिए, और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, देशभक्ति की भावना उनके अंतर्गत होनी आवश्यक है। लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनता की शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि जनता क्या करती है, लोकतंत्र में जो मुखिया होता है उस मुखिया को उस पद तक पहुंचाती है। जब जनता का नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र अच्छा होगा तो लोकतंत्र में भी अच्छा ही व्यक्ति चुनकर जाता है, और इससे क्या होगा, कुछ क्षेत्रों का विकास भी होगा और लोगों में उसके प्रति नैतिक और देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न होगी। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन, ये अपने शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, आज जैसे अपन बात करें, अपने सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, और उसके नीचे फिर होती त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था। केंद्र, राज्य और पंचायती राज, तो तीनों को क्या है, अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। केंद्र ने क्या किया, राज्यों को कुछ अधिकार दिए हुए, और राज्य ने इन पंचायतों को कुछ अधिकार दिए हुए, तो उसके अनुसार वो अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या हुआ, सत्ता में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया हुआ है, शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है अपने अपने क्षेत्र में। स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई, तो जिसके कारण भी क्या हुआ, स्थानीय लोग अपनी समस्याओं से उन क्षेत्र को में रहने वाला जो अधिक पदाधिकारी होता है उसको अपनी समस्याओं से अवगत करा सके। अधिनायक तंत्र का आधार, सत्ता का केंद्रीकरण। अब इसमें देखना कि अधिनायक तंत्र में क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है। सत्ता यानी पूरी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, जबकि लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और शक्तियों का विभाजन प्रत्येक क्षेत्र पर किया जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग और शासन के कार्यों में क्या होते हैं, भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने का कार्य करते हैं। जब एक व्यक्ति सारी शक्तियों को लेकर बैठा रहेगा तो वो क्या होगा, अधिनायक तंत्र होगा, अधिनायकवाद होगा, वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उससे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा भी प्राप्त होती है। यानी अपने देश के लिए वो क्या कर सकता है, उन चीजों के बारे में भी वो सोचता है। ठीक है बेटा, बाकी के पॉइंट अभी ये और देख लो एक बार, इसमें इन पॉइंटों में यहाँ तक कोई समस्या हो, 8 पॉइंट हो गए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो दोबारा बोल दो आप, दोबारा और समझ लेते हैं। हाँ, इसको मैं समझा देता हूँ बेटा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसको ध्यान से देखना एक बार। सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा। आज अपनी जो सरकारें होती है वो क्या करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे केंद्र सरकार हुई तो केंद्र सरकार ने कुछ अधिकार जो है वो किसको दे रखा है, राज्य सरकारों को। राज्य सरकार स्वयं क्या करते हैं, उससे संबंधित अपने राज्य से संबंधित विकास से संबंधित क्या करते हैं, स्वयं निर्णय लेते हैं। केंद्र सरकार को जो भी कार्य करना होता है वो संपूर्ण देश के लिए करेगी। राज्य सरकार का अधिकार होता है उसका राज्य क्षेत्र, उस क्षेत्र में ही वो कार्य करती है। और इसके नीचे क्या होता है फिर, स्थानीय स्वशासन आ जाता है, पंचायती राज व्यवस्था जिसको अपन बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, जो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी समस्याओं से, पंचायत जो होती है अपनी ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत में अपनी समस्याएं बताते हैं, और ये क्या करते हैं, उससे संबंधित इस क्षेत्र को इनको अधिकार दिए होते हैं, राज्य सरकार द्वारा कुछ अधिकार है, तो उन समस्याओं को दूर करने का कार्य स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय संस्थाएं करती है। अब अपनी ये कंप्लेन अपने क्षेत्र की, जैसे पानी की समस्या है उसकी कंप्लेन करने कहाँ जाए, सरकार के पास जाए, तो सरकार कौन कौन से क्षेत्रों की, इसलिए इनको स्थानीय संस्थाएं जो होती है इनको कुछ अधिकार दिए हुए। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र ने राज्यों की दृष्टि से कर दिया, राज्यों ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन यानी प्रत्येक क्षेत्र में शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो ये तो होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। और एक होता है केंद्रीकरण, जैसे कि पहले जो व्यवस्थाएं चलती थी, ऊपर सर्वोपरि राजा हो गया, सारी शक्ति किसके हाथ में होती थी, एक राजा के हाथ में, उसके नीचे बहुत सारे मंत्री होते थे, लेकिन मंत्री भी कोई कार्य बिना राजा से पूछे नहीं कर सकते थे। ये तो अब सारी शक्तियों का एकीकरण, ये तो होता है केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, और ये व्यवस्था है विकेंद्रीकरण की, शक्तियों के बंटवारे की। ठीक है बेटा।
और नेक्स्ट कोई किसी को और दिक्कत हो, डाउट हो बेटा? फर्स्ट वाला पॉइंट और देख लो, शांति व्यवस्था। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए शांति और व्यवस्था यानी दोनों चीजें आवश्यक है। अगर उस राज्य में जैसे आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे फसाद आंदोलन चलते रहेंगे तो वो राज्य कभी विकास की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो इस कारण किसी भी राज्य में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब शांति व्यवस्था बनी रहेगी। क्यों इसके कारण राज्य विकास क्यों नहीं कर पाता है? उसका कारण देखो कि अगर राज्य में अराजकता फैलेगी, आंदोलन होंगे, तो सरकार उन आंदोलनों को नियंत्रण करने में लगी रहेगी तो अपने राज्य का विकास कब करेगी, विकास के बारे में कब सोचेगी? तो इस कारण से जब शांति व्यवस्था रहती है तो सरकार के पास एक ही कार्य होता है, राज्य के विकास के बारे में सोचना। यानी विकास से संबंधित नए नए प्रोजेक्ट बनाएगी, विकास की संभावनाएं व्यक्त होगी। जबकि ऐसी अगर परिस्थितियां होती है, अराजकता रहती है, आंतरिक अशांति रहती है, तो उस दौरान सरकार क्या होती है, उस अशांति को दूर करने में लग जाती है। आंदोलन होते हैं तो उन आंदोलनों को पर नियंत्रण करने में लग जाती है। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, स्थानीय जो सरकार होती है या राज्य सरकारें जो होती है वो क्या करती है, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाती, चाहे देश के आंतरिक भागों में हो चाहे राज्य के आंतरिक भागों में, दोनों स्थानों पर एक ही सेम समस्या होती है कि शांति व्यवस्था के होगी तभी जाकर उस क्षेत्र में लोकतंत्र सफल हो पाएगा। लोकतंत्र का मतलब वहां पर जो सरकार हमने 5 सालों के लिए बनाई है, वो 5 सालों में उसको जो डेवलपमेंट करना था, जो विकास करना था, अगर 5 में से 4 साल तो वो आंदोलन में और लड़ाई झगड़ों में दूसरे राज्यों के साथ विवाद में इसी में निकाल दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो अपने राज्य का विकास नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 साल तो उसने क्या किया, व्यर्थ में निकाल दिए। और एक साल में कितना डेवलपमेंट होगा, जबकि सर जनता ने उनको कितने सा टाइम दिया था, 5 वर्ष का टाइम दिया था। तो उस 5 वर्ष में शांति व्यवस्था होगी तो 5 वर्ष तक क्या होगी, विकास से संबंधित कार्यों को और ध्यान ज्यादा देती है। और विकास तभी हो पाएगा जब अपनी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। ओके बेटा, और किसी के कोई डाउट? बाकी के जो 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंटों को ढंग से याद करके आना। नोट्स बना लिए बेटा सबने? हाँ, तो इन 8 पॉइंटों को कंप्लीट याद करके आना। कल इन 8 पॉइंटों का एक एक से अर्थ पूछूंगा मैं। या तो आप एक काम करना, इनको बिना देखे कॉपी में रफ कॉपी लेना और उसमें इन पॉइंटों को लिख के इनका अर्थ है वो अपने मन से लिखना, सब बिना देखे लिखना है सभी को। और फिर यहाँ से नागरिक स्वतंत्रता यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके बेटा। ओके, कोई नेक्स्ट क्लास हो तो ज्वाइन करो। है कोई क्लास अभी? हाँ तो हिंदी की करो, मैम आ गई होगी। ओके, एक एक करके लेफ्ट हो जाओ बेटा। हाँ बेटा, आपने कोई दिक्कत हो पॉइंट पढ़ ली, इलाहाबाद बुलडोज वाले। हम्म? टैक्स लॉट कर। ये दो शब्द है, एक तो है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे अपन बात करें, ये होती है जनता। अब जनता अपना वोट, यहाँ पे मान लो अपन बात करें, 3 व्यक्ति खड़े होते हैं, ये क्या करेगी, अपने अपने वोट सबको अलग अलग देती है। अब इसमें जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो व्यक्ति का होगा यहाँ पर विजय हो गया। जैसे अपन बात करें अपने लोकसभा में, जनता ने क्या किया, कितने सदस्यों को चुना, 545 सदस्य चुन के जाते हैं। ये क्या इन सदस्यों में कोई प्रधानमंत्री है क्या? नहीं, केवल ये क्या है, लोकसभा के सांसद, यानी इनको अपन क्या बोलते हैं, सांसद, यानी संसद के सदस्य हो गए। ये सांसद क्या करते हैं इसमें, जैसे अपन बात करें 1 2 3 पार्टियां हैं, एक पार्टी को ये वोट मिले, एक को ये मिले, किसी को ये मिले, तो अलग अलग फिर निर्दलीयों को मिल गए बाकी के। तो अब सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, ये वाली। तो सबसे बड़ी वाली पार्टी क्या करती है, अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या करती है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाती है। जनता ने तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं किया, तो ये व्यवस्था तो क्या कहलाएगी, अप्रत्यक्ष। इसी के अनुसार अपन देखें ग्रामीण क्षेत्र में, जानते हैं बट सरपंच के इलेक्शन जो होते हैं, सरपंच का निर्वाचन क्या वार्ड में करते हैं, वार्ड में करते हैं,
कौन करता है? सही सोच, कभी रहा है गाँव में? तो गाँव में सरपंच का चुनाव कौन करता है? वार्ड पंच करते हैं, जनता करती है? जनता करती है पक्का? सही में? सरपंच यानी सरपंच का चुनाव भी कौन करती है? जनता करती है। वार्ड पंचों को कौन चुनती है? जनता करती है। लेकिन एक पद होता है उप सरपंच, उप सरपंच का चुनाव जनता नहीं करती, तो वो किस पे इसमें आ गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष में ऐसा प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वो होती है जिसमें जनता डायरेक्टली अपने मुखिया को चुनती है। तो सरपंच को जनता डायरेक्टली चुनती है, इसलिए सरपंच का जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। जबकि बाकी के सारे चुनाव हमारे प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अपने यहाँ के महापौर होते हैं, नगर निगम नगर पालिका इनमें महापौर वो भी अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था में अपन देखते हैं जिला जो प्रमुख होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि डायरेक्टली जनता उनको नहीं चुनती। तो जिसका चुनाव डायरेक्टली जनता करती है वो प्रत्यक्ष, और जिसका चुनाव डायरेक्टली जनता की अभी यहाँ से जनता ने किसी व्यक्ति को चुनकर भेजा और ये व्यक्ति अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना शासक नियुक्त करते हैं, तो वो क्या हो गया? इसको अप्रत्यक्ष, और इसको क्या बोल देते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी इसको कहा जाता है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी अपना प्रतिनिधि के माध्यम से अपने क्षेत्र का वहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष तो क्या होगा? अब बहुत सारे देश, जैसे अपने देश में भारत की बात करें, अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? अपनी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, अब ये सदस्यों को किसने चुना? जनता ने। तो जनता के प्रतिनिधि कौन है? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। और ये क्या करते हैं? फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जनता ने तो भाग नहीं लिया, जनता ने अपना प्रतिनिधि भेजा वहां, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रतिनिधि लोकतंत्र। लेकिन बहुत सारे राष्ट्र अपने विश्व में बहुत सारे देश ऐसे भी है जहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है उसके डायरेक्टली चुनाव जनता ही करती है। डायरेक्टली जनता क्या करती है? उसको वोट डालती है, तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दोनों व्यवस्थाएं होती है। ठीक है, और कोई समस्या? और बैठ के पढ़ ले, बोल देना जब भी कोई दिक्कत हो।